हेलो एवरीवन, आज हम जिस क्रिटिकल थिंकर के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं पॉल विरेलियो। कुछ लोग इन्हें एक्सलरेशनिज्म के साथ भी जोड़ते हैं। सो होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि पॉल विरेलियो किस तरह रियलिटी को देखते थे और उनका क्या इस पर तबसरा था, क्या थ्योरी थी। पॉल विरेलियो का मेन इंटरेस्ट जो था वो इंसानी जिस्म में था कि इसकी दुनिया में पोजीशन क्या है, ये दुनिया को कैसे समझता है, कैसे देखता है और कौन सी चीज़ इसके देखने पर, इसके समझने पर असरअंदाज होती है। और उनके नज़दीक ये चीज़ जो थी टेक्नोलॉजी थी, और टेक्नोलॉजी में उनका मेन कंसर्न था स्पीड। जिस एक्सेलरेशन से दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही थी या इवॉल्व कर रही थी, रिलियो के लिए टेक्नोलॉजी में जो भी ईजाद होती है वो अपने साथ एक्सीडेंट्स भी लेकर आती है। जैसे अगर आप प्लेन ईजाद कर रहे हैं तो उसके साथ प्लेन क्रैश भी आते हैं। और अगर हमें किसी टेक्नोलॉजी के महज फ़ायदे नज़र आ रहे हैं और उसके नुकसानात नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नुकसान हैं नहीं। नुकसान हैं मगर हमें नज़र नहीं आ रहे, या हमें नज़र आ रहे हैं हम तवज्जो नहीं दे रहे, हमारे लिए कंसर्न नहीं है। क्योंकि हमारा आम जो परसेप्शन है टेक्नोलॉजी का वो ये है कि ये काम की चीज़ है। वी डोंट थिंक ऑफ इट एज एन ईवल डीमन और समथिंग लाइक दैट। ब्रिलियो का अपने काम के साथ और थ्योरीज के साथ जो मेन मिशन था वो ये था कि इंसानी परसेप्शन पर टेक्नोलॉजी किस तरह असरअंदाज हो रही है, खुसूसन उसके जो मनफी असरात हैं उनका रियलिस्टिकली जायज़ा लेना, और इस कोशिश में कुछ टूल्स इन्वेंट करना जिनकी मदद से बाकी लोग भी उन मनफी असरात को देख सकें और अलोंग द वे कुछ अल्टरनेटिव इन्वेंट कर सकें। ये काम दुनिया की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंसान दुनिया को XYZ डायमेंशन में देखने से पहले एक फिनोमेना के तौर पर देखता है। यानी कि दुनिया पहले ज़ाहिर होती है, हमें नज़र आती है, फिर हमें उसे समझने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं। सो XYZ डायमेंशन से पहले दुनिया हमारे सामने अपीयर होती है, जिससे दुनिया बनती है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा परसेप्शन जो होता है वो हमारे लिए दुनिया बनाता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट। फर्ज करें ये एक बॉल है। हमारी रोज़मर्रा की अंडरस्टैंडिंग में ये बॉल किसी जगह पर मौजूद है, इसलिए हमें नज़र आ रही है। अगर ये मूव कर रही है तो किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिजिक्स में ये XYZ डायमेंशन में कहीं मौजूद है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस। लेकिन विरेलियो के लिए ये बॉल अपने आप में कहीं किसी डायमेंशन में मौजूद होने से पहले हमें नज़र आ रही है, और हमारी परसेप्शन या नज़र जो है वो इस बॉल के किसी जगह पर होने का फैसला कर रही है। वो इस आइडिया को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मूवमेंट जो होती है, हमारी हरकत जो होती है, वही किसी चीज़ के वजूद का तयन करती है। फ़र्ज़ करें अगर हम रूम में होते, बाहर ना होते, तो ये बॉल हमें नज़र ना आ रही होती। सिमिलरली अगर ये बॉल मूव करना शुरू कर दे तो हम लोग इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एज अ बॉल, इसकी शक्ल बदल जाएगी। और अगर हम इसकी मूवमेंट की स्पीड बढ़ाते जाएँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें ये नज़र आना बंद हो जाएगी। सो अपने आप में ये एग्जिस्ट करे या ना करे, हमारे लिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। इस लॉजिक के तहत स्पीड और मूवमेंट जो हैं वो ब्रिलियो की थ्योरी के मेन एलिमेंट्स बन जाते हैं, और अपनी थ्योरी की वजाहत के लिए वो एक कंसेप्ट्स की पूरी एक दुनिया डेवलप करते हैं। सो इनकी थ्योरीज पर बात करने से पहले हम ब्रिलियो पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनका बैकग्राउंड क्या था। सो वो 1932 में पेरिस फ्रांस में पैदा हुए, और बचपन ही से उनको मैथमेटिक्स और साइंस के फार्मूलों का शौक नहीं था। वो चीज़ों की शक्लों में इंटरेस्टेड थे। जंग अज़ीम दोम का इनकी शख्सियत पर बड़ा गहरा असर हुआ। ही सेड वार वाज हिज यूनिवर्सिटी। इस जंग के बाद इन्होंने स्टेन्ड ग्लास पेंटिंग में एक डिप्लोमा टाइप स्टफ किया। वो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट कभी नहीं बन सके, मगर 1960 तक उनके पास एक आर्किटेक्चर का करियर था। सो हम कह सकते हैं कि वो एक फ्रीलांस आर्किटेक्ट थे। अब जंग अज़ीम दोम की तबाही के बाद जब शहर दोबारा आबाद होना शुरू हुए, तो इनके डिज़ाइन में एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेंड था, जो कि बाद में स्टैंडर्ड बन गया। ब्रिलियो ने कुछ अपने आर्किटेक्ट दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप शुरू किया, आर्किटेक्चर प्रिंस पे, जिसका काम ये था कि वो इस जो डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन हो रही थी उसकी तनकीद करना और कुछ नए डिज़ाइन के आइडियाज़ मुतारफ़ करवाना। हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स का मसला ये था कि इंसान चाहे 17वें फ्लोर पर हो या ग्राउंड फ्लोर पर हो, उसका एक्सपीरियंस सेम रहता था। उसे ऐसे ही लगता था कि वो स्टेशनरी पोजीशन में है। इंसान फ़ील नहीं कर सकता था कि वो हवा में है, वो स्पेस में है। एक तरीके से ये इंसान के एक्सपीरियंस को रिस्ट्रिक्ट करने वाली, उस पर हाथबंदी लगाने वाली बात थी। इस ग्रुप के जो पैम्फलेट या मैगज़ीन्स थीं, उनमें व्रीलियो ने एक ऑब्लीक फंक्शन की थ्योरी मुतारिफ़ करवाई। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएँ जिनकी सतह जो थी वो तिरछी हो, इंक्लाइंड सरफेस हो। ऐसी इंक्लाइंड सरफेस वाले माहौल से बंदे को ये एहसास रहता है कि वो हरकत में है, वो स्पेस में है। हाल तो ये आइडिया इतना मशहूर नहीं हुआ, और आर्किटेक्चर प्रिंस पे जो ग्रुप था वो 1968 के तलबा एहतजाज के बाद ख़त्म हो गया। मगर हमें इससे ये आइडिया होता है कि ब्रिलियो जो थे वो इंसान की पोजीशन जो दुनिया में थी उससे कंसर्न थे। तो ये थोड़ी सी बात थी ब्रिलियो के बैकग्राउंड के बारे में, और 1975 के बाद इन्होंने अपनी किताबें लिखना शुरू की अपनी थ्योरीज़ के हवाले से। ब्रिलियो की थ्योरीज़ का मेन सपोर्ट जो है वो फिनोमिनोलॉजी से आता है। वो एडमंड हुसरो और मर्लिन म्यूरिस पॉन्टी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। सो क्विकली हम भी थोड़ा सा फिनोमिनोलॉजी से इंस्पायर्ड हो जाते हैं।
सो फिनोमिनोलॉजी जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, फिनोमिना से कंसर्न है। ये ज़ाहिर को इन्वेस्टिगेट करती है किस तरह कोई चीज़ हमारी सोच में आती है, हमारी कॉन्शियसनेस में आती है। दूसरे लफ्ज़ों में इस फ़िलॉसफ़ी का मिशन ये है कि ज़ाहिर होने वाली चीज़ों से लेकर उसके ख़्याल बनने तक के अमल को इन्वेस्टिगेट करना, ताकि हम इसमें से वो लॉजिक अलहदा कर सकें कि किस तरह बंदे के लिए एक्सपीरियंस पॉसिबल है। वो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर जो हैं वो अलहदा कर सकें, वो प्रोसेस अलहदा कर सकें जिनकी वजह से एक्सपीरियंस पॉसिबल होता है। सो बजाय इसके कि बैठ कर थ्योरीज बनाई जाएँ कि कायनात कैसे बनी और जन्नत दोज़ख कहाँ है, फिनोमिनोलॉजी जो है वो अपने आप को इमीडिएट परसेप्शन के साथ कंसर्न करती है। जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो कैसे नज़र आ रही है। ये था एडमंड हुसरो का फिनोमिनोलॉजी के साथ बेसिक प्रोजेक्ट। सो फिनोमिनोलॉजी के लिए दुनिया वो है जो आंखें खोलते ही हमारे सामने होती है। सो इस तरह दुनिया का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी अक्ल या शाऊर जो है वो सबसे पहले वो शाऊर है जो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम दुनिया में आकर क्या देखेंगे। हम दुनिया में आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं। इस देखने को हुस्रो जो है वो एम्बॉडीड गेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा दुनिया का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता अगर हमारी एक आंख सर के पीछे या टांग के नीचे होती। इस हवाले से मुझे वो साउथ इंडियन मूवी मक्खी जो है वो याद आती है, जिसमें हमें दुनिया एक मक्खी की नज़र से देखने को मिलती है। सो विलियो जो है वो एम्बॉडीड गेज से अपनी थ्योरीज का आगाज़ करते हैं। हमारी नज़र ही फैसला करती है कि हमारी दुनिया कैसी होगी। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक दुनिया बनती जाती है। इस तरह हमारी मूवमेंट डिसाइड करती है कि हमारा दुनिया का एक्सपीरियंस कैसा होगा। स्पेस इस तरह हमारी स्पीड से डिसाइड होती है, हम कितना स्लो मूव कर रहे हैं या कितना फास्ट मूव कर रहे हैं। बातें थोड़ी कम्प्लेक्स ना हो जाए, इसलिए एक दो सीन इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स टेक वन सीन जिसमें एक बंदा वॉक कर रहा है, पैदल चल रहा है किसी कंट्री साइड में। तब दरख्त या रोड जो होगा वो बड़ा बड़ा नज़र आएगा, हमें फील होगा कि ये यहाँ मौजूद है। एक और सीन इमेजिन कर लेते हैं जिसमें एक बंदा ट्रेन में है, वो बाहर की तरफ किसी कंट्री साइड में देख रहा है। अब इसमें क्या है कि दरख्त आ रहे हैं जा रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं जा रही हैं, रोड जो है वो डिसअपीयर हो रहा है होराइजन के पीछे। हम लोग चीज़ों की मौजूदगी का एहसास नहीं कर पा रहे। ट्रेन की स्पीड की वजह से बाहर वाली दुनिया जो है वो हमें ब्लर या धुंधली नज़र आती है। सो ट्रेन में हमें एक मुख्तलिफ किस्म का लैंडस्केप और बाहर वाली दुनिया नज़र आती है। हम उसको विजुअली तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं मगर उसके मटेरियल को एक्सपीरियंस नहीं करते, उसकी फिजिकलिटी को, उसकी मौजूदगी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आ रहा है और जा रहे हैं जो भी ऑब्जेक्ट्स बाहर हैं, और ट्रेन डिसाइड कर रही है कि बाहर का सीन कैसा होगा। वो स्लो होती है तो हमें थोड़े से क्लियर हो जाते हैं दरख्त, वो फास्ट होती है तो दरख्त जो हैं वो ब्लर हो जाते हैं। अगर दरख्त जो हैं वो अपने आप में मूव कर रहे होते तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट सीन हम देख रहे होते, एक डिफरेंट रियलिटी हम देख रहे होते। सो इन अ वे ट्रेन की स्पीड हमारी रियलिटी को डिसाइड कर रही है। सो इस तरह ब्रिलियो के लिए स्पीड जो है वो एक इन्वायरमेंट बनाती है। और स्पीड के बारे में जानने के लिए जो वो साइंस डेवलप करते हैं जिसके वो बानी है वो डोरमोलॉजी है, जो कि ग्रीक टर्म डोरमोस से अखज़ की गई, जिसका मतलब है रेस या रेस कोर्स। इस तरह स्पीड के अंदर आने वाली जो दुनिया है, इस एनवायरनमेंट या माहौल के अंदर आने वाली दुनिया जो है सारी, ये जगह जो है वो स्पीड स्पेस है, और जो एक एटमॉस्फेयर है वो ड्रोमोस्फेयर बन जाता है। यहाँ से ब्रिलियो जो है वो हमारी रोज़मर्रा की जो समझ बूझ, हमारी सोच है, कॉमन सेंस से उससे बाहर हो जाते हैं। हम कैसे डाउट कर सकते हैं कि हम अगर ट्रेन में बैठे हैं और जो मंज़र हम देख रहे हैं वो रियल नहीं है। इस पर ब्रिलियो कहेगा कि आप उस लैंडस्केप की रियलिटी को डाउट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप और जब बाकी लोग लैंडस्केप्स देखते हो डिफरेंट किस्म के, तो आपका बाकी लैंडस्केप्स को भी उन जैसा ही देखने का एक नज़रिया बन जाता है, आपकी एक आदत बन जाती है उनको देखने की। वो ट्रेन की विंडो से बाहर धुंधले लैंडस्केप हमें इसलिए वियर्ड या अजीब नहीं लग रहे क्योंकि हमारा एक परसेप्शन है, हमारी एक कॉमन सेंस है कि ये जो भी धुंधलापन है इसके पीछे एक स्टेबल लैंडस्केप है। वो ऐसी चीज़ों को एक जैसा देखने की आदत को पर्सपेक्टिवल हैबिट्स कहते हैं। और ऐसा नहीं है ये आदतें एम ही बढ़ जाती हैं। हम किसी चीज़ को किसी खास पर्सपेक्टिव से इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें उस तरीके से देखना, उस पर्सपेक्टिव से देखना चीज़ों को फ़ायदा दे रहा है, वो पर्सपेक्टिव हमें फ़ायदा दे रहा है। मिसाल के तौर पर लेट्स टेक औरत मार्च एज समथिंग जो कि रिसेंट ईयर्स में एक फिनोमिना हमें नज़र आ रहा है। अब मुआशरे में मुख्तलिफ लोगों के पर्सपेक्टिव इसके बारे में मुख्तलिफ होंगे, हालांकि फिनोमिना वो एक ही है। कुछ लोग इसे बुरा समझेंगे क्योंकि उनकी आदत है औरतों को घर में देखने की। इसी तरह कुछ लोग इसे अच्छा और पावरफुल समझेंगे औरतों के लिए क्योंकि उन्हें औरतों को एज अ पर्सन देखने का मौका मिल रहा है। सो इस तरह इंसान जो है ज़िंदगी एक पर्सपेक्टिव की हायरार्की के थ्रू गुजारता है। सबसे ऊपर वो पर्सपेक्टिव्स होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। ब्रिलियो का काम फिनोमिनोलॉजी को इस्तेमाल करके इन पर्सपेक्टिवल हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना था और दुनिया को देखने के नए तरीके, नए रास्ते बनाना था। ही वॉज ऑब्सेस्ड विद स्पीड एंड मूवमेंट। ब्रिलियो का ये मानना था कि हम समाजी, सियासी, माशरती या फ़ौजी जो मैदान है
उनको एनालाइज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक हम ये ना मान लें कि ये जो मैदान है ये स्पेस और मूवमेंट की वजह से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द इंस्टीट्यूशन ऑफ पैट्रियार्की इन आवर सोसाइटी। हर मैदान में आदमी इसलिए औरतों से आगे हैं क्योंकि वो ज़्यादा मूव करते आए हैं हिस्टोरिकली। मौजूदा दुनिया के बारे में ब्रीलियो का मानना यह था कि हम मज़ीद तरक्की नहीं कर सकते क्योंकि हम मज़ीद स्पीड अप नहीं हो सकते, टेक्नोलॉजी हमें मज़ीद स्पीड नहीं दे सकती। इसके पीछे इनका आर्गूमेंट ये था कि अब तक सोसाइटीज़ में तरक्की का पैमाना एक एक्सेलरेशन का लॉजिक है, मतलब कि दो चीज़ों की स्पीड अप करने से कोई सोसाइटी तरक्की करती है, एक ट्रांसपोर्ट और दूसरा ट्रांसमिशन। हम लोग घोड़ों से रेलवेज़ और फिर प्लेन्स तक आए, दूसरी तरफ टेलीफोन से टेलीविज़न और अब इंटरनेट तक आ गए। अब इंटरनेट दौर के हालात ये हैं कि वी कैन नॉट हैव अ फास्टर टेक्नोलॉजी दैन दिस। टेक्नोलॉजी के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें या एक्सीडेंट्स की बात करें तो रिलियो का मानना ये है कि हाई स्पीड में चीज़ों को एक्सपीरियंस करना और देखना महज इनका अपीयरेंस नहीं बदलता हमारे लिए, बल्कि हमारा इनके साथ रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। स्पीड की वजह से चीज़ें जिस हालत में मौजूद हैं हम उन्हें वैसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें महसूस नहीं कर सकते, उनकी मौजूदगी का एहसास हमें नहीं हो सकता। वो सीन्स बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये चीज़ों की मौजूदगी का हमसे दूर हो जाना असल में इनकी सेंसिबल रियलिटी का हमसे दूर हो जाना है। हमारी सेंसेस से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। इस तरह हमारी सेंसेस जो होती हैं वो हमें एक धोखे में रखती हैं कि हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो दरख्त, बिल्डिंग्स और लैंडस्केप्स हम देखते हैं ट्रेन की विंडो के थ्रू, वो रियलिटी की कॉपी होते हैं। ब्रिलियन सिमुलैक्रा कहते हैं। सिमिलरली हाई स्पीड और बराह रास्त खबरों से बनने वाला जो हमारा परसेप्शन है वो भी सिमुलैक्रा होता है। इस सिमुलैक्रम में दुनिया दूर है हमसे मगर हमारे पास है एट द सेम टाइम। ब्रिलियो की ज़बान में इस फिनोमेना को टेली प्रेजेंट कहते हैं। दुनिया की सेंसिबल रियलिटी से दूर इंसान का वजूद भी सिमुलैक्रा बन जाता है। अपनी किताब इन्फॉर्मेशन बॉम्ब में ब्रिलियो लिखते हैं कि कैसे अब एटम बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है लोगों का वजूद मिटाने के लिए। अब इन्फॉर्मेशन बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है जो लोगों का वजूद ख़त्म कर रहा है। सो ये थी बात स्पीड और मूवमेंट की। अब हम चलते हैं वीडियो के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसके साथ मेरा ख्याल है कि हम रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ब्रिलियो बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम्स वाले शाद मसूद की तरह बात करते हैं। इस सेगमेंट में हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी और विजन मशीन्स जो हैं, टेलीविज़न और इंटरनेट जो है, इनके आने से स्पीड की दुनिया में क्या असरात हुए, हमारी सोशल हैबिट्स किस तरह चेंज हो रही हैं, किस तरह कोई मूवमेंट हमारे लिए तब तक रियल नहीं है जब तक वो कैमरे में कैप्चर्ड नहीं है। इस सेगमेंट में आर्गुमेंट फॉलो करना आसान होगा अगर हम स्पीड का फार्मूला अपने जहन में रखें। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। सो टेलीविज़न और न्यूज़ और इंटरनेट से हमने एक इम्पैक्ट तो देखा कि रियलिटी जो है वो फ़ोटोकॉपी बन जाती है, सिमुलैक्रा बन जाती है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि हम इस हाई स्पीड रियलिटी में टाइम को भी एक मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें तो टेलीविज़न और इंटरनेट की वजह से दुनिया इंसान के कमरे में आ गई। एक तरीके से हमारे लिए स्पेस और टाइम मिक्सअप हो गया है। और चूंकि हमने उस दुनिया में सफ़र नहीं किया जो हम विजुअली देख रहे हैं टेलीविज़न और इंटरनेट पर, तो हमारे पास कोई मटेरियल रेफरेंस नहीं होता उस व्यू का, उस मंज़र का। सो इस तरह क्या होता है कि हम जगह को महसूस नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास कोई मटेरियल रेफरेंस नहीं है उस जगह का, क्योंकि हम गए नहीं। जब स्पेस हमें ख़त्म होती नज़र आती है तो हम स्पीड को मैनेज करने के लिए टाइम को बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्यान होता है कि काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। इसकी मिसाल ऑनलाइन वर्ल्ड में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर हो सकती है, और ऑफलाइन वर्ल्ड में म्यूज़ियम हो सकती है कि बैठे बैठे आपके सामने इतनी ज़्यादा दुनिया रख दी जाती है कि आपके पास टाइम नहीं होता किसी एक चीज़ पर गौर करने के लिए। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हर चीज़ पर गौर कर लिया जाए, आप जल्दी से जल्दी सब देखना चाहते हैं। इसलिए जब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी सोसाइटी में हाई स्पीड का ट्रेंड चलता है, टेक्नोलॉजी इस तरह डोमिनेट करती है, तो हमारी परसेप्शन भी फिर टेक्नोलॉजी ही डिज़ाइन करना शुरू कर देती है। इंटरनेट और टेलीविज़न ही करना शुरू कर देते हैं। वो ही डिसाइड करते हैं कि हमारी सोच क्या होगी, हम क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे। रिलीव ऐसी परसेप्शन के स्ट्रक्चर को टेलीटोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ परसेप्शन कहते हैं। इसका लिटरली मतलब ये है कि दूर जगह से बना हुआ परसेप्शन। जितनी ज़्यादा हमारी सोशल और कल्चरल परसेप्शन जो है वो दूर वाली जगह से बनेगी, यानी विजन मशीन्स बनाएंगी टेलीविज़न और इंटरनेट, उतना ज़्यादा हमारे लिए फिर रियलिटी को समझना और उसे पहचानना मुश्किल होता जाएगा। सो यस, दिस इज़ पॉल रिलियो फॉर बिगनर्स। अगर आपकी कोई सजेशंस हैं या कोई चीज़ आपको लगता है कि इसमें गलत है वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट डाउन and subscribe to the channel. I plan to do critical theory on this channel and eventually commentary on socio-political situation of this country. So yeah, see you all in the next video.